In this video, we will try to determine the quartile deviation with the help of this example. Now, so what is quartile deviation? So, before calculating the quartile deviation, we need to determine the value of interquartile range. Interquartile range. और interquartile range क्या होती है? Interquartile range. Interquartile range. Or generally it is also known as IQR, और ये होती है इक्वल टू Q3 माइनस Q1. अब यू हैव अ डाउट कि व्हाट इज Q3 एंड व्हाट इज Q1. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्लास और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. तो ये क्या है, सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे एक साइड में, दिस इज क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी. तो पहले हमारी इनिशियल क्लास क्या है, 0 to 10. दूसरी क्लास क्या है, 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. और इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है हमें, 5, 8, 15, 16 एंड 6. तो अगर हम कैलकुलेट करें तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगा, 5 plus 8 13, 13 plus 15 28, 28 plus 16 is 44 and 44 plus 6 is 50. So this is the sum of frequencies. Now what we will do is we will try to write the cumulative frequency. So cumulative frequency क्या हो जाएगी इसमें, इनिशियल 0 to 10 क्लास में 5 है तो नॉर्मल 5 फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 में 8 है तो अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज ऐड होती जाएंगी. तो पहले 5 थी तो क्या हो जाएगी 8 plus 5 विच इज इक्वल टू 13. 20 to 30 में 15 है तो कितना हो जाएगा सम ऑफ 28. 30 to 40 में 16 है तो कितना हो जाएगा सम 44. एंड लास्ट में 40 to 50 में कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टोटल 50. तो इनडायरेक्टली जो हमने सम किया था वो करेक्ट है, यहाँ से हमें प्रूव हो गया. अब क्वेश्चन आता है कि इसका हम यूज कैसे करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए. तो जो Q3 होता है, Q3 इज वैल्यू ऑफ 3n/4 टर्म. 3n/4 टर्म क्या होती है वो अभी हम वी विल एक्सप्लेन. और जो Q1 होती है, Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/4 टर्म. सो अब 3n/4 क्या होता है, जो सिग्मा एफ होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल n. नाउ अब अगर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने बताया कि m क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल है. तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3n/4 टर्म. और 3n/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 50/4 टर्म. और 3 इंटू 50/4 टर्म क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू वी कैन से 37.5 टर्म. तो 37.5 टर्म. अब हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अब हमारी 37.5 टर्म आ रही है तो वी नो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा इंटीजर्स वैल्यू में ही होती है. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होती है, जैसे 37.5 है ये, तो हम क्या करते हैं, उससे जो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू होती है हम उसे कंसीडर करते हैं. तो 37.5 की जगह हम क्या कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर 38 टर्म. क्योंकि कोई सी भी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती है. तो ये हो जाएगा 38 टर्म. अब 38 टर्म होगी कहाँ पे, हाँ अगर हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो 38 जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो 28 से 44 के बीच में होगी. तो मीन्स वो कहाँ पे होगी, 30 से 40 की जो क्लास है इसके बीच में होगी. और अब हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो अगर हम देखें तो 30 से 40 जो है ये किसमें, 16 फ्रीक्वेंसी, मतलब 16 जो फ्रीक्वेंसी है टोटल 16 में शेयर हुआ है. तो हमें बताना है 38th की वैल्यू क्या होगी. तो हम Q3 कैलकुलेट करना है जो 38 टर्म के इक्वल है. नाउ Q3 इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें तो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसकी लोअर टर्म क्या है, 30 है. तो मीन्स जो Q3 की वैल्यू होगी वो 30 से तो ज्यादा ही होगी. तो लेट से मैं लिखता हूँ 30 प्लस, अब मैं प्लस क्या करूंगा, क्या कर रहा हूँ,
मुझे पता है कि जो 16 में 30 to 40 शेयर हुआ है, तो अब 38 टर्म निकालनी है और इससे पहले वाली टर्म क्या है 28, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 का। तो 10 में कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई होगी। तो नॉर्मल मैं स्लोप लिखूंगा सबसे पहले, अगर हम स्ट्रेट लाइन की तरह से कंसिडर करूं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 16। ये क्या लिखा है मैंने, टोटल डिफरेंस और अमंग 16 में शेयर हुआ है। और अब कितने वैल्यूज हमें बतानी है, हमें बतानी है 38 टर्म की। तो वो क्या जाएगा 38 माइनस, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कहाँ पे थी 28 पे थी, तो माइनस 28। तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी 28 के इक्वल। तो सिमिलरली 30 प्लस 40 माइनस 30 इज 10 बाई 16 इंटू वॉट 10। सो सिंप्लीफाई करने पर दिस इज 100 बाई 16 प्लस 30, और 100 बाई 16 की वैल्यू क्या होगी 100 बाई 16 इज इक्वल 6.25। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36.25। तो Q3 की वैल्यू आ गई हमारी 36.25। अब सिमिलरली अगर हम Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाई 4 टर्म, वैल्यू ऑफ n बाई 4th टर्म, n बाई 4th टर्म। अब n बाई 4th टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिमिलरली टर्म हो जाएगी 50 बाई 4 इज 12.5th टर्म। अब इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी हम उसे कैलकुलेट करेंगे। मींस 12 की जगह हम क्या करेंगे 13th टर्म कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज 13th टर्म। अब 13 टर्म कहाँ पे होगी, ये क्वेश्चन की बात है। तो हम वापस से गए, हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है 13 या एंड हो रही है। मींस हमारी जो सेकंड क्लास है 10 to 20, इसकी जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 13 है। तो मींस जो Q1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी इक्वल टू 20 हो जाएगी, लास्ट वैल्यू ऑफ द क्लास। तो हम चाहे तो वैसे इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता चल गया है कि Q1 की वैल्यू 20 है, बट इसे अगर मैं फॉर्मूले से प्रूव करूं तो कैसे करूंगा। अगेन यहाँ पे मैं Q1 के लिए क्या लिखूंगा, Q1 से पहले वाली क्लास की मिनिमम की रेंज क्या है 10 पे खत्म हो रही है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल, प्लस अब कितनी फ्रीक्वेंसी में 10 to 20 शेयर हो रहा है 8 में शेयर हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 20 माइनस 10 बाई 8, जैसे होगा 20 माइनस 10 बाई 8। और हमें क्या निकालना है 13th टर्म निकालनी है, और इससे पहले वाली क्लास की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 5 के इक्वल थी। तो यहां से क्या जाएगा 13 माइनस 5, तो इट इज 13 माइनस 5। तो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 बाई 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 20। तो अभी मैंने वही बताया था कि लास्ट टर्म 20 के इक्वल आ रही थी, तो यहाँ से हमारी Q1 की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। हमने दोनों तरीके से वैल्यू निकाल ली। अब हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ गई, आई क्यू आर इज इक्वल टू वॉट Q3 माइनस Q1, और Q3 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या थी वो 36.25। सो दिस इज इक्वल टू 36.25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 16.25। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो इंटर क्वार्टाइल रेंज थी, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाय 2, और आई कैन से इंटर क्वार्टाइल रेंज बाय 2। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकालो तो क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू 16.25 बाय 2, और वैल्यू क्या जाएगी सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू 8.125। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को मतलब क्वार्टाइल डेविएशन एक दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कैलकुलेट करें, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी वांट टू डिटरमाइन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दीज 10 नंबर्स, एंड नंबर्स क्या है 30, 18, 23, 15, 11, 29, 37, 42, 10 एंड 21। तो अब जब भी अगर हमें किन्हीं नंबर्स का क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होता है, किन्हीं भी नंबर्स का, तो हम सबसे पहले उन्हें क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज कर लेंगे
इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, जो भी हम बोलना चाहें इसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब सबसे स्मॉल नंबर क्या है इसमें अगर हम देखें तो सबसे स्मॉल नंबर है यहाँ पे हमारे पास में 10, देन 11, देन 15, उसके बाद 15 के बाद क्या है 18, देन हमारे जो नंबर्स हैं उसके बाद में क्या क्या होंगे, 15 के बाद में आ जाएगा 18, देन 21, देन 29, सॉरी देन 23, देन 29, देन 30, देन 37 एंड देन 42। तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं पूरे 10 नंबर्स हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये क्या प्रॉपर 10 नंबर्स हमने नोट डाउन कर लिए। अगेन इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें पता करने का क्या फॉर्मूला था, Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन क्या था, Q3 माइनस Q1 बाय 2। तो अगर हम यहाँ पे Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3n/4 टर्म, वैल्यू ऑफ 3n/4 टर्म। अगेन 3n/4 टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3n/4 क्या है 7.5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, क्योंकि टोटल नंबर्स क्या है 4 है, तो 3n/4 इज इक्वल टू 7.5। तो हम क्या करेंगे 7.5 नहीं, हम 8th टर्म कंसीडर करेंगे। तो 8th टर्म की वैल्यू क्या है, 8th टर्म है, हम देखें तो क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8, तो 8th टर्म की वैल्यू आई 30। तो यहाँ से Q3 की वैल्यू क्या आ गई, Q3 इज इक्वल टू 30। नाउ सिमिलरली Q1 की वैल्यू क्या होगी, नाउ Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल और n/4 टर्म। तो n/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे n/4 टर्म। तो n/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5। सो दिस इज 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5। तो अब 2.5 तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तो अब थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो, सो नाउ थर्ड टर्म इज इक्वल टू 10, 11 एंड 15। तो थर्ड टर्म हो जाएगी 15 के इक्वल। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, नाउ Q1 इज इक्वल टू 15। नाउ सिंपली अब यहाँ पे हमें दो चीज पता चल जाएगी, Q3 इज इक्वल टू 30 एंड Q1 इज इक्वल टू 15। तो अब हम क्या क्या बता सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगी इस एक्सप्रेशन की, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 which is equal to 30 minus 15, 30 minus 15 and 30 minus 15 is equal to what 15। and similarly जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन वो किस इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 बाय 2 के इक्वल। सो दिस इज द वैल्यू 15/2। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 7.5। सो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें सबसे मेन बात क्या करनी है, कोई सी भी हमें सीरीज दी हुई हो उसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसे हमने बेस लेकर के ये पूरा एक्सप्रेस किया, मतलब ये एक्सप्लेन किया है, तो इसमें भी जो क्लास थी असेंडिंग ऑर्डर में थी 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, देन 40 to 50। सो मीन्स इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द way to calculate quartile deviation।